हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश कुमार फ्रॉम द सीटेड क्रैकर एकेडमी। हम आज जो नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं वो आपका सेशन है टॉपिक से शुरू करने जा रहे हैं। कल हम पिछले लेक्चर में हमने बात किया था सिलेबस पे, हिंदी पेडागोजी का सिलेबस जो 15 टॉपिक पे हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था, और उन 15 टॉपिक को अब आज से बारी बारी से हम टॉपिक को शुरू करेंगे और आपको एक अच्छे सेशन से कंप्लीट करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो सीटेट जो है जितने भी इशू डालता है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे के सिचुएशन से रिलेटेड जितने भी इशू होते हैं वो सारे आपको पेडागोजी सेक्शन में देखने को मिलते हैं। और हिंदी पेडागोजी का जितना भी टॉपिक्स है वो आपका भाषा से रिलेटेड है, और भाषा से ही आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे पेडागोजी क्या है, क्योंकि पेडागोजी में ही सारा सेक्शन छुपा हुआ है। सारे सेक्शन में पेडागोजी आते हैं, जैसे हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी कि शिक्षण शास्त्र आपके सारे सेक्शन में जाके ऐड होता है। शिक्षण शास्त्र होता क्या है? तो शिक्षण शास्त्र में एक वर्ड है शिक्षण, जिसका अर्थ होता है सिखाना। तो शिक्षण के साथ अगर शास्त्र लगा तो शिक्षण के बड़े पार्ट को बताता है कि वो शिक्षण का लेवल क्या है, बड़ा है। और शिक्षण जो होता है पूरे जीवन हम सीखते सिखाते हैं, अपने जीवन में पूरे जीवन में क्या करते हैं, सीखते और सिखाते हैं, उसी का नाम शिक्षण है। तो जो आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, एक टीचर के पास आर्ट ऑफ टीचिंग का क्या रोल होता है, तो बच्चों को सीखने के दौरान आर्ट ऑफ टीचिंग ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है एक टीचर के लिए। तो उसी का हम चर्चा करेंगे। तो पेडागोजी क्या होता है? तो पेडागोजी का हिंदी होता है शिक्षण शास्त्र, जिसमें से शिक्षण वर्ड निकल के आता है। और शिक्षण का मूल अर्थ होता है सिखाना। और शिक्षक के अंदर ऐसा क्या कौन सा गुण होता है, कौन सा कला होता है जिससे बच्चों को सिखाते हो? तो शिक्षक के अंदर सिखाने की कला होती है। और शिक्षण की विशेषता पे बात करेंगे। शिक्षण की विशेषता जो है, बहुत सारी विशेषताएं हैं शिक्षण की। और शिक्षण एक काम है जो सिखाने का काम करते हैं टीचर। और कोई भी काम एक प्रक्रिया में संपन्न होता है, तो शिक्षण भी एक प्रक्रिया में क्या होता है, संपन्न होता है। उसी तरह से हम बच्चे का भी बात करेंगे कि बच्चे का कौन सा काम होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। और सीखने का अर्थ होता है अधिगम। अधिगम और अर्जन करते हैं बच्चे। अधिगम और अर्जन कैसे कैसे करते हैं, और अधिगम और अर्जन का क्या अर्थ होता है? तो दोनों का अर्थ सीखना ही होता है, लेकिन दोनों के नाम में जब चेंज है तो कुछ ना कुछ उसका तरीका भी अलग है। तो अधिगम और अर्जन दोनों केस में बच्चा सीखता ही है, लेकिन दोनों का क्या है, तरीका अलग है, तजुर्बा अलग है, बच्चे के सीखने का ढंग अलग है। तो सीखने में जो तरीका अलग अलग होता है उस दोनों को हम अधिगम और अर्जन कहते हैं। दोनों केस में बच्चा सीखता ही है। तो अधिगम किस केस में बच्चा करता है, अर्जन किस केस में करता है, इन सब बातों पे हम डिटेल्स करेंगे आज इन टॉपिक में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, टॉपिक को। तो आज मेरा टॉपिक जो है वो है पेडागोजी। पेडागोजी, जिसका हम हिंदी बोलते हैं शिक्षण शास्त्र, ये आपके सारे सेक्शन में जा कर के ऐड होता है। और ये शिक्षण और शास्त्र दो वर्ड, तो इसमें से शिक्षण निकाल दिए हम। तो शिक्षण का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षण का मूल अर्थ होता है सिखाना, यानी कि शिक्षण का मूल अर्थ क्या होता है, सिखाना होता है। और ये सिखाने का काम कौन करता है? टीचर करते हैं। टीचर ही सिखाने का काम करते हैं बच्चों को। तो टीचर के अंदर ऐसा कौन सा गुण होता है जिसे वो सिखाने का काम करते हैं? तो शिक्षक के अंदर सिखाने की कला होती है, जिसके बेस पे टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये शिक्षण के साथ जो शास्त्र लगा है ये क्या बताता है। तो शिक्षण के साथ अगर शास्त्र लगा है तो शिक्षण के बड़े पार्ट को बताता है, विस्तृत पार्ट को, कि इसका कोई अंत नहीं है। यानी कि मनुष्य क्या करता है, पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ किसी को सिखाता है। तो वह उसी का अर्थ होता है शिक्षण। और शिक्षण का मूल अर्थ है सिखाना। सिखाने का काम कौन करता है, टीचर। और टीचर के अंदर कौन सा कला होता है,
सिखाने की कला, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग, आर्ट ऑफ टीचिंग। अब हम बात करते हैं कि ये भी क्या है, एक काम है, काम है, और ये काम कौन करते हैं, टीचर करते हैं। तो आप जानते हैं कि कोई भी काम एक प्रक्रिया में संपन्न होता है, और कोई भी काम अगर प्रक्रिया में कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो वो काम आपका अच्छे से नहीं होगा। तो हर काम एक प्रक्रिया में संपन्न होता है, इसका मतलब शिक्षण का भी एक प्रक्रिया होगा। तो अभी हम फिर बात करते हैं प्रोसेस का, कि शिक्षण का प्रोसेस क्या है। अगर मान लेते हैं शिक्षा का काम सिखाने का है, तो शिक्षक डायरेक्टली तो बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे। मान ले प्राइमरी सेक्शन का बच्चा है, टीचर क्लास में इन किए, तो जाते ही बच्चों को नहीं सिखाने लगेंगे, या फिर जब तक बच्चा उनसे इंटरेक्ट नहीं होगा, उनकी बातों को उनसे समायोजित नहीं होगा, बच्चा उसकी बातों से मोटिवेट नहीं होगा, इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा जब तक बच्चों को, तब तक वो बातों को नहीं सुनेंगे, या फिर सुनेंगे भी तो उस पर अमल नहीं करेंगे। इसलिए शिक्षण क्या होता है, एक प्रक्रिया में संपन्न होता है। तो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम आता है कि एक टीचर बच्चों को सर्वप्रथम टॉपिक नहीं दे सकता है, क्योंकि जब तक बच्चा टीचर से जुड़ेगा नहीं, टीचर के साथ अंतःक्रिया नहीं होगा, टीचर के साथ अंतः संबंध नहीं होगा, टीचर की बात बच्चों को जब तक अच्छा नहीं लगेगा, तब तक तो शिक्षण एक प्रक्रिया में संपन्न होता है। तो कोई भी काम एक प्रक्रिया में संपन्न होता है तो वो काम क्या होता है, बेहतर होता है। तो सबसे पहले हम शिक्षण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि एक टीचर जब बच्चों को सिखाने जाएंगे, क्योंकि टीचर का काम है बच्चों को सिखाना, तो बच्चों को जब सिखाने जाएंगे तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ताकि बच्चे सहजता से टीचर की बातों को सुन करके और टीचर के अनुसार सीख सके। तो बच्चों को सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, मोटिव करेंगे। मोटिव का मतलब बच्चों को प्रेरित करेंगे, उसके अंदर वो चीज़ जगाएंगे जिसके कारण वो टीचर से कनेक्टिंग हो सके। यानी कि मोटिवेट करने का उद्देश्य है टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्टिविटी बनाना। और जब तक टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्टिंग नहीं होगा, अंतः संबंध नहीं होगा, अंतः क्रिया नहीं होगा, तब तक टीचर की बात बच्चा अच्छे से नहीं सुनेगा। अब हम बात करते हैं कि जब टीचर मोटिव कर लेगा बच्चों को, तो उसके अंदर इंटरेस्ट को फिर जगाएगा, और जो बच्चा मोटिव है टीचर की बातों से, उसके अंदर इंटरेस्ट को जगाना काफ़ी आसान हो जाता है। और तब जा कर के वो क्या करेगा, टीचर जो सब्जेक्ट को लेके आना चाह रहे हैं, या फिर जो कंटेंट या फिर जो मैटर टीचर लेके आना चाह रहे हैं, फिर वो मैटर को दे सकते हैं। और हम बात करते हैं कि ये टीचर जो मोटिव करेंगे वो किस चीज़ के प्रति, तो जो सब्जेक्ट है टीचर का, उसी सब्जेक्ट के प्रति। मान लें टीचर का अगर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का टीचर है, तो इंग्लिश के प्रति ही मोटिव करेंगे और इंग्लिश के प्रति ही इंटरेस्ट पैदा करेंगे, और फिर वही टॉपिक को लेके आएंगे जिस टॉपिक के प्रति इंटरेस्ट पैदा किए हैं, मोटिवेट किए हैं, उसी टॉपिक को लाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, बेहतर तरीके से उस टॉपिक को सीख सकता है। तो ये हो गया फाइनली प्रोसेस। सर्वप्रथम टीचर जिस सब्जेक्ट का टीचर है उस सब्जेक्ट प्रति बच्चों को मोटिव करेंगे, उसी सब्जेक्ट को बच्चे के प्रति इंटरेस्ट पैदा करेंगे, और उसी सब्जेक्ट को फिर लेके आएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। हम बात करते हैं इसको फिर से रिपीट करते हैं। पेडागोजी का हिंदी होता है शिक्षण शास्त्र, शिक्षण प्लस शास्त्र, शिक्षण के बड़े पार्ट को बता रहे हैं। यहाँ से निकल के आया शिक्षण का मूल अर्थ होता है सिखाना। सिखाने का काम कौन करते हैं, टीचर। और टीचर के अंदर कौन सा कला होता है, सिखाने की कला, आर्ट ऑफ टीचिंग। तो आर्ट ऑफ टीचिंग की मदद से ही टीचर क्या करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। हम बात करते हैं कि टीचर जो है, टीचर का काम क्या है, बच्चों को सिखाना। तो काम क्या होता है, एक प्रक्रिया में संपन्न होता है। हर काम एक प्रक्रिया में संपन्न होता है, तो यहाँ शिक्षण भी एक प्रक्रिया में संपन्न होगा। तो सर्वप्रथम जब हम शिक्षण कराते हैं बच्चों को, टीचर जब शिक्षण कार्य करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उस केस में जो सब्जेक्ट का टीचर है उसी सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को मोटिव करेंगे, और फिर उसी सब्जेक्ट के प्रति बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करेंगे, और फिर उसी सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाएंगे। तो फिर ये बच्चा अच्छे से टॉपिक को पढ़ सकता है। हम बात करते हैं इसके परिभाषा का। तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण का मूल अर्थ होता है सिखाना, और शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक या अध्यापक
किसी छात्र को, एक शिक्षक या अध्यापक, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक या अध्यापक किसी छात्र को किसी विषय के प्रति, किसी छात्र को किसी विषय के प्रति सिखाने के लिए क्या करता है, मोटिव करता है। और मोटिव करने का उद्देश्य होता है शिक्षक और शिक्षार्थी में अंतर संबंध बनाना, कनेक्टिंग बनाना, और फिर उसी सब्जेक्ट के प्रति बच्चों में रुचि का विकास करते हैं, इंटरेस्ट पैदा करते हैं, और फिर उसी सब्जेक्ट को क्या करते हैं, लेके आते हैं, पढ़ाते हैं। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक शिक्षक या अध्यापक किसी बच्चों को किसी विषय के प्रति सिखाने के लिए मोटिवेट करते हैं, फिर उसी विषय के प्रति इंटरेस्ट पैदा करते हैं, फिर उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो इसी का नाम होता है शिक्षण। तो ये आपका शिक्षण हो गया। और ये काम कौन करता है, टीचर करते हैं। तो शिक्षण का मूल अर्थ आप समझ गए, जिसका मूल अर्थ होता है सिखाना। और ये वर्ड कहाँ से निकला है, तो पेडागोजी से। पेडागोजी हमेशा क्या होता है, नए नए एप्टीट्यूड को चेक करता है, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे, हर तरह के बच्चे जो होते हैं शिक्षक के समक्ष आते हैं। तो शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे के हर सिचुएशन को, हर कंडीशन को समझे और उनके अनुसार ऐसा व्यवस्था दें कि बच्चे सहजता से उनकी बातों को सुन सके, उनसे कनेक्टिंग हो सके और सीख सके। इसलिए पेडागोजी जो होता है सारे टॉपिक में आता है। अब हम बात करते हैं, ये टीचर का बात हो गया कि टीचर का कौन सा काम होता है, टीचर उस काम को कैसे कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं जो शिक्षण है, वो शिक्षण की विशेषता क्या है, यानी कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण में क्या क्या बात आता है, शिक्षण का क्या महत्व है, ये सारे बातों पे अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपका अब टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की विशेषता। तो शिक्षण की विशेषता में हम सबसे पहले बात करते हैं, तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का मतलब समझ लीजिए, यानी कि शिक्षण का अर्थ अभी आप समझेंगे सिखाना होता है, और ये काम कौन करते हैं, टीचर करते हैं। यानी कि टीचर ही सर्वप्रथम बच्चों को सिखाते हैं, सॉरी ये नहीं कहिए, टीचर काम करते हैं बच्चों को सिखाने का। तो टीचर जो काम करते हैं वो काम कैसा है, तो उद्देश्यपूर्ण है। यानी कि टीचर शिक्षण कार्य करते हैं, शिक्षक शिक्षण कार्य करते हैं, और ये जो कार्य करते हैं वो कार्य क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो उद्देश्यपूर्ण है, यानी कि टीचर ऐसा काम करते हैं वो काम ही क्या है, उद्देश्यपूर्ण है। तो इसलिए टीचर सर्वप्रथम किसको उद्देश्यपूर्ण होना है, तो टीचर को। तो टीचर का सर्वप्रथम उद्देश्यपूर्ण होना है। जैसे कि अगर कोई काम टीचर करने जा रहे हैं, वो टीचर को वो काम के प्रति जब उद्देश्य पूरा नहीं है, उद्देश्य निश्चित नहीं है, तो फिर वो टीचर बच्चों को उद्देश्य को पूरा कराने में असमर्थ होंगे, असफल होंगे। इसलिए बोला गया है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो उद्देश्यपूर्ण है, इसलिए सर्वप्रथम शिक्षक को उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है। शिक्षण क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। दो वर्ड है, एक है आपका फॉर्मल, एक है आपका इनफॉर्मल। तो हम बात करते हैं फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। और यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षण दोनों है। तो फॉर्मल का मतलब होता है जिसमें रूल्स हो, सिस्टम हो, जिसमें इन्वायरमेंट हो, यानी कि ये सब कुछ इसमें हो, उसी को हम फॉर्मल बोलते हैं। जैसे शिक्षा में हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, तो ऐसा एजुकेशन जो शो होता है, जिस वो प्रूफ एंड फैक्ट है, जिसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे अगर मैट्रिक तक पढ़ाई कर रखे हैं, तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट क्या है, प्रूफ एंड फैक्ट है कि बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रखा है, और वो कहीं भी उसको अप्लाई कर सकता है, कहीं भी किसी को दिखा सकता है। जैसे फॉर्मल लैंग्वेज होता है, आप फॉर्मल लैंग्वेज को क्या कर सकते हैं, ऑल प्लेस अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सभी जगह क्या होगा,
अप्लाई होगा ये फॉर्मल लैंग्वेज। अगर मान लें कोई बच्चा अगर फॉर्मल ड्रेस पहना है तो कहीं भी जा सकता है, किसी भी ऑफिस में बैठ सकता है। तो उसी तरह अगर कोई न्यूज़ चैनल अगर किसी भाषा को बोलता है तो सब पे अप्लाई होता है, सब उसकी बातों को समझते हैं। तो कौन सी भाषा है? फॉर्मल भाषा है। तो ऐसा भाषा, ऐसा चीज़ जो सब पे अप्लाई होता है, शो होता है, जिसमें रूल्स आता है, सिस्टम आता है, इन्वायरमेंट आता है, उसको हम फॉर्मल बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक। तो अनौपचारिक जो इनफॉर्मल है, इसमें रूल्स क्या होगा? इसमें रूल्स नहीं आएगा, सिस्टम नहीं आएगा, इन्वायरमेंट नहीं आएगा, और ये जो है ऑल प्लेस अप्लाई नहीं होगा। मान लेते हैं कोई अगर इनफॉर्मल लैंग्वेज को सीख रखा है, जैसे कि हम क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, घर की भाषा बोलते हैं, तो वो सब जगह क्या होगा? अप्लाई नहीं हो सकता है। वो पार्टिकुलर क्षेत्र का ही लोग क्या करेगा? समझेगा। और यहाँ पे बात करते हैं कि बोलचाल की भाषा, जो हम बेसिकली बोलचाल की भाषा यूज करते हैं, तो आप हर जगह उसको अप्लाई नहीं कर सकते, हर जगह उसका यूज नहीं कर सकते। इनफॉर्मल लैंग्वेज अगर कोई क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करता है तो पार्टिकुलर क्षेत्र का लोग ही समझेगा। इनफॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं तो इनफॉर्मल एजुकेशन हर जगह अप्लाई नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ का एक अपना अपना महत्व है। और ये शिक्षण बोला कि शिक्षण क्या है? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है। दोनों कहने का मतलब दोनों का अपना रोल है, कोई किसी से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं बुक। तो बुक की भाषा क्या है? औपचारिक है, क्योंकि बुक में रूल्स आता है, सिस्टम आता है, और उसका हर एक चीज़ का एक अपना वे है। तो और ये बुक पढ़ के हर जगह हर लोग क्या करते हैं? समझते हैं, हर जगह अप्लाई होता है, सभी पर्सन पे अप्लाई होता है। इसलिए बुक की भाषा क्या बोलते हैं? औपचारिक। और अगर हम बात करते हैं बोलचाल, बोलचाल की भाषा, तो ये क्या है? ये आपका अनौपचारिक है। तो हम बात करते हैं कि अगर किसी बच्चे को हमें सिखाना है, क्योंकि शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना, तो किसी बच्चे को अगर सिखाना है तो अगर हम पार्टिकुलर सिर्फ बुक की बातों को समझा करके अगर उस बच्चे को छोड़ देते हैं और किसी और बच्चे को बुक की भाषा पढ़ाकर और बोलचाल की भाषा में अगर हम समझा देते हैं, तो बच्चा कौन सा बेहतर होगा? जो बुक की भाषा भी समझ रहा है और बोलचाल की भाषा में भी जो समझ गया है, वो बच्चा बेहतर ज्ञान सीखेगा, सार्थक अधिगम करेगा, सही में बच्चा सीख जाएगा। तो ये हो गया आपके कक्षा कक्ष की गतिविधि, ये हो गया कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधि। जब हम दोनों को मिला करके अगर किसी को देते हैं तो वो सार्थक अधिगम होता है। एनसीए भी बोलता है कि कक्षा कक्ष की गतिविधि को विद्यालय के बाहर की गतिविधि से अगर जोड़ा जाए तो बच्चा सही में सीखता है, जिसको हम सार्थक अधिगम कहते हैं। तो शिक्षण का जब भी जिक्र होगा तो औपचारिक अनौपचारिक दोनों हैं। दोनों कहने का मतलब कि यानी कि कोई किसी से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं थर्ड, शिक्षण में सभी कौशलों का समावेशन होता है। सभी कौशल, जिसको हम बोलते हैं ऑल स्किल, सभी कौशलों का समावेशन कहाँ होता है? तो शिक्षण में। यानी कि टीचर जब सिखाने जाते हैं तो जो काम टीचर करते हैं वो काम में क्या होता है? सभी कौशल समावेश होता है। और ये काम कौन करते हैं? टीचर करते हैं। टीचर कर रहे हैं ये काम, यानी कि टीचर जो काम कर रहे हैं वो काम में सारा कौशल क्या है? पहले से समावेश है। तो इसलिए यानी कि शिक्षण में अगर सभी कौशल का समावेश है तो शिक्षण काम कौन करते हैं? टीचर। तो टीचर में भी सभी कौशल का क्या होना चाहिए? गुण होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, विकसित होना चाहिए सारे कौशल। क्यों? क्योंकि टीचर के सामने व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे आके बैठते हैं। सब बच्चे की योग्यता, क्षमता, रुचि स्तर क्या है? अलग अलग है। तो अगर शिक्षण में सभी कौशल का समावेश होता है और शिक्षण काम अगर टीचर करते हैं तो टीचर में भी सभी कौशलों का समावेश होना चाहिए, तभी बच्चे के ज़रूरत के हिसाब से क्या करेंगे? उनके कौशल को डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि अगर कोई बच्चा, सारा बच्चा तो एक ही क्षेत्र में नहीं जाता है, कोई पेंटिंग में है, कोई म्यूजिशियन में, कोई डांसिंग में है, कोई पढ़ाई में है, कोई फिजिकल में है,
तो ये सारा कोई एक्टिंग में है, तो सारे बच्चे का क्या है, स्किल अलग अलग है, सबका स्किल का रुझान अलग अलग है। तो जब टीचर जब सभी मान लो कोई बच्चा पेंटिंग में इंटरेस्ट रख रहा है, रुचि रख रहा है, और पेंटिंग सिखाने वाला टीचर ही नहीं है, या फिर टीचर है तो टीचर को नॉलेज नहीं है पेंटिंग का, तो फिर ये बच्चे का क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होगा पेंटिंग में। तो इसलिए बोला गया शिक्षण में सभी कौशल का एडजस्टमेंट होता है, समावेशन होता है, इसलिए और शिक्षण का काम कौन करता है, टीचर करते हैं। तो इसलिए टीचर को सभी कौशलों का समावेश होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, ताकि व्यक्तिगत विभिन्नता वाले बच्चे को सभी कौशलों को सिखा सके या डेवलप करा सके। फोर्थ है आपका शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों हैं, यानी कि शिक्षण कला और विज्ञान, यहाँ भी बात आया दोनों, जैसे कि यहाँ जो बात था कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों है, तो दोनों जहाँ भी बात होगा, अगर कोई पिता बोलेगा कि ये दोनों मेरे लड़के हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है। उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं। अब बात सुनिएगा कि शिक्षण कला और विज्ञान दोनों, इससे पहले भी कला और विज्ञान पे जो विवाद हुआ है कि कला बड़ा है तो कला का क्षेत्र बड़ा है, तो कोई बोला विज्ञान का क्षेत्र बड़ा है, तो कोई बोला विज्ञान बेहतर है कला से। तो ये सारे बातों पे जब कंक्लूजन निकला तो ये पाया गया कि कला और विज्ञान क्या है, दोनों बराबर है, दोनों का अपना अपना क्षेत्र में अलग अलग रोल है। इसलिए शिक्षण का जब भी बात करेंगे तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। तो ये आपका शिक्षण का विशेषता हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ टीचिंग, शिक्षण क्या उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि टीचर ही ये काम करते हैं, और टीचर ही जो काम करते हैं वो काम ही उद्देश्यपूर्ण है। तो इसलिए टीचर को सर्वप्रथम क्या होना चाहिए, टीचर को सर्वप्रथम उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तभी वो बच्चे के उद्देश्य को पूरा करा सकते हैं। और बात करें शिक्षक औपचारिक अनौपचारिक दोनों है शिक्षण। तो शिक्षण जब अनौपचारिक और औपचारिक दोनों है, तो जब दोनों है तो शिक्षण जब आप बच्चों को कराइएगा तो दोनों को रोल निभा करके आप बच्चों को सिखाइएगा, तभी बच्चों का सीखना क्या होगा, बेहतर होगा। बात करते हैं शिक्षण में सभी कौशल का समावेश होता है। तो ऑल स्किल अगर शिक्षण में जाकर एडजस्ट होता है और शिक्षण काम टीचर करता है, तो सर्वप्रथम सभी कौशलों का समावेश किस में होना चाहिए, टीचर में होना चाहिए, तभी वो बच्चे के सभी कौशलों को डेवलपमेंट कर सकता है, करा सकता है। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है, यानी कि कला का क्षेत्र और विज्ञान का क्षेत्र दोनों क्या है, बराबर है। जब हम बात करेंगे शिक्षण का तो अब हम बात करते हैं, अभी हम बात किए हैं कि टीचर का कौन सा काम है। तो टीचर का काम है टीचिंग कराना, शिक्षण का यानी कि शिक्षक का काम है शिक्षण कराना, बच्चों को सिखाना, और सिखाने का कैसे कैसे प्रक्रिया है, शिक्षण का क्या क्या विशेषता है। अब हम बेसिकली टीचर पे बात कर लिए। अब हम आते हैं कि बच्चे का कौन सा काम है, बच्चे क्या क्या करते हैं। तो जब हम स्टूडेंट का बात करेंगे, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट जो है काम करता है सीखने का, यानी कि लर्निंग करता है, हिंदी कहेंगे इसका सीखना। स्टूडेंट का क्या काम है, सीखने का। लेकिन ये सीखने दो केस में होता है, एक होता है अर्जन, एक होता है आपका अधिगम। दोनों का अर्थ लर्निंग ही होता है। लर्निंग ही होता है। हिंदी कहेंगे तो दोनों का अर्थ क्या होता है, सीखना ही होता है। अब हम बात करते हैं जब दोनों का अर्थ सेम है लेकिन नाम अलग है, तो क्या है, कुछ ना कुछ उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो सीखने का जो अर्थ है अर्जन, तो अर्जन क्या होता है, अधिगम क्या होता है। तो हम बात करते हैं अर्जन का डिफिनीशन, पहले हम बात कर लेते हैं वर्बली। तो अर्जन का मतलब होता है कि वैसा ज्ञान जो बच्चा अपने आप सीखता है। जैसे कि बच्चा जो होता है बहुत सारा ज्ञान क्या होता है, अपने आप सीखता है, उसे किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे बहुत सारा ज्ञान जो अपने परिवेश से सीख लेता है, हम आप नहीं सिखाते हैं फिर भी बच्चा सीख लेता है। आप देखते हुएगा बेसिकली
बच्चे जो होते हैं पड़ोस से गाली सीख जाते हैं। बच्चे जो होते हैं किसी को नकल करके, किसी के काम को देख करके नकल करके सीख जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि हम आप अगर रोड पे चल रहे हैं, किसी बोर्ड को देख लेते हैं, उस बोर्ड पे 10 लाइन लिखा रहता है, उसको पढ़ करके क्या करते हैं, उससे कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। तो वैसा ज्ञान जो हम बिना सिखाए सीखते हैं, जिसके सिखाने में आपके माध्यम की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम अर्जन कहते हैं। तो अर्जन अनायास होता है, अपने आप होता है। और अर्जन अपने आप इसलिए होता है क्योंकि वो सहज होता है, आसान होता है, स्वाभाविक होता है, उसके लिए कोई रूल सिस्टम इन्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और अर्जन हमेशा इनफॉर्मल वे में हम सीखते हैं, इनफॉर्मल रिसोर्सेस में, यानी कि अनौपचारिक संसाधन में। अब हम जस्ट इसका विपरीत आएंगे तो आता है अधिगम। तो अधिगम क्या होता है, तो अधिगम में अर्जन में हम कर रहे थे कि बिना सिखाए बच्चा सीखता है, और अधिगम का केस आएगा तो अधिगम में बच्चा जो होता है सिखाने के बाद बच्चों में ज्ञान का विकास होता है, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। यानी कि कोई मीडिएटर आएगा, अब बच्चे को सिखाएगा और फिर उसके बाद बच्चों में ज्ञान का विकास होगा, तो उसे हम अधिगम कहते हैं। अधिगम का बात आएगा तो अधिगम कठिन होता है, और अधिगम स्वाभाविक नहीं होता, स्वभाव में लाना पड़ता है। अधिगम के लिए रूल्स की आवश्यकता होती है, सिस्टम की आवश्यकता होती है। अधिगम के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना होता है। जैसे आपका कोई शिक्षण संस्थान, स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या है, अधिगम का साधन है। और यहाँ पे फॉर्मल वे में बच्चा सीखता है, यानी कि रूल्स के तहत, सिस्टम के तहत, एक इन्वायरमेंट के तहत। इसलिए अधिगम क्या होता है, एक कठिन व्यवस्था है, कठिन प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं कि अधिगम अर्जन का जो डिफिनीशन है, वैसा ज्ञान जो बिना सिखाए हम सीखते हैं। यानी कि छोटा सा डिफिनीशन है, वैसा ज्ञान जो बिना सिखाए हम सीखते हैं, और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि वैसा ज्ञान जो बिना सिखाए हम सीखते हैं और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर कोई बच्चा है और ये उसका सीखा हुआ ज्ञान है, अगर बच्चा ये डायरेक्टली सीख रहा है, किसी मीडिएटर की आवश्यकता इसमें नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं अर्जन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसका अर्जन का, अगर प्रॉपर्टीज़ का बात करेंगे, अर्जन का प्रॉपर्टीज यहाँ बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज का, अर्जन का प्रॉपर्टीज क्या है, तो सर्वप्रथम बात करेंगे तो अर्जन क्या होता है, सहज होता है, जिसको हम आसान कहते हैं, आसान होता है। सेकेंड नंबर है स्वाभाविक होता है, यानी कि बच्चा के स्वभाव में बसा होता है सीखना, इसलिए बच्चा अपने आप सीखता है। थर्ड है इसमें रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है। फोर्थ है इसके लिए सिस्टम की भी आवश्यकता नहीं होती है। फिफ्थ है इसमें कोई विशेष इन्वायरमेंट की भी आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा बिना किसी इन्वायरमेंट के ज्ञान सीखता है। और सिक्स जो होता है, मेन बात है, इसमें इनफॉर्मल रिसोर्स, यानी कि अनौपचारिक संसाधन में बच्चा क्या करता है, कंप्लीट करता है, संपन्न करता है। यानी कि अनौपचारिक संसाधन में इस प्रक्रिया को क्या करता है, बच्चा संपन्न करता है। अब हम बात करते हैं अपने आप क्यों सीख जाता है बच्चा, क्योंकि ये आसान होता है। जिस दिन ये कठिन होगा वो किसी न किसी माध्यम का सहारा लेगा, और ये आसान होता है इसलिए बच्चा अपने आप सीखता है। स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक का मतलब इसके नेचर में होता है, इसके स्वभाव में होता है सीखना, इसलिए बच्चा जो होता है अपने आप सीखता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि स्वाभाविक काम, आपके स्वभाव में अगर किसी बात का जिक्र होता है, जो काम आपके स्वभाव में बसा होता है, जैसे
किसी के स्वभाव में होता है गुस्सा होना, तो उसको गुस्सा लाने की ज़रूरत नहीं होती है, छोटा बात पे भी गुस्सा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं स्वाभाविक। तो अर्जन जो होता है स्वाभाविक होता है, सीखना अपने आप स्वाभाविक होता है, इसलिए बच्चा अपने आप सीखता है। यहाँ रूल्स की आवश्यकता नहीं होती है, रूल्स जिस काम में नहीं होता है उस काम को आप ऐसे ही कर लेते हैं। इसमें सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है, इन्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती, बिना किसी इन्वायरमेंट के बच्चा सीख जाता है। और ये इनफॉर्मल रिसोर्सेज में यानी कि अनौपचारिक संसाधन में बच्चा क्या करता है, सीखता है। तो ये टोटली हो गया बात अर्जन का। अब हम बात करते हैं अधिगम का। तो अधिगम के बारे में जस्ट इसका अपोजिट कॉन्सेप्ट आता है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो होता है वैसा ज्ञान या वैसा सीखना जो सिखाने के बाद हम सीखते हैं और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि वैसा ज्ञान जो हम सिखाने के बाद सीखते हैं और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, कंपलसरी है। यहाँ क्या था, वैसा ज्ञान जो बिना सिखाए, बिना सिखाए, और यहाँ है सिखाने के बाद, अंतर इतना ही है। यहाँ क्या है, बिना सिखाए, और यहाँ है सिखाने के बाद। यहाँ है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और यहाँ है इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि अगर ये बच्चा है और ये बच्चे का सीखा हुआ ज्ञान है, तो इसके बीच अगर कोई मीडिएटर आ रहा है, अब बच्चे को सिखा रहा है, तब बच्चे में ज्ञान का विकास हो रहा है, तो ये क्या होगा, अधिगम हो जाएगा। ठीक है जी। तो अधिगम का सेंस अर्जन का अपोजिट है। अब हम बात करेंगे इसका विशेषता भी अपोजिट होगा। तो विशेषता में बात करेंगे, यहाँ अगर अर्जन आसान हो रहा था तो यहाँ क्या होगा, कठिन होगा। यहाँ स्वाभाविक होता था तो यहाँ होगा स्वाभाविक नहीं होता है, स्वभाव में लाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर रूल्स क्या होगा, कंपलसरी है। सिस्टम क्या होगा, कंपलसरी है। इन्वायरमेंट क्या होगा, कंपलसरी है। और ये अगर अनौपचारिक संसाधन में कंप्लीट होता है तो जहाँ पे रूल सिस्टम इन्वायरमेंट होगा वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो क्या होगा, फॉर्मल रिसोर्स होगा। तो यहाँ पे फॉर्मल रिसोर्स में कंप्लीट होता है और अर्जन क्या हो रहा था, इनफॉर्मल रिसोर्स में कंप्लीट होता है, अनौपचारिक संसाधन में। और ये क्या होगा, औपचारिक संसाधन में कंप्लीट होगा। तो एक बार और देख लेते हैं अधिगम को। वैसा ज्ञान जो सिखाने के बाद हम सीखते हैं और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। और यहाँ क्या था, इसमें वैसा ज्ञान जो बिना सिखाए हम सीखते हैं और इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो अंतर ये है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें मीडिएटर आएगा, बच्चे को सिखाएगा, तब बच्चे में ज्ञान का विकास होगा, तो हम उसे अधिगम कहते हैं। और कहा गया है कि अधिगम का विशेषता, तो यहाँ पे आसान होता है तो ये क्या है, कठिन होगा। कठिन है इसलिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ी है। जिस दिन ये आसान हो जाएगा तो ये माध्यम क्या होगा, हट जाएगा। और ये स्वाभाविक नहीं होता है। जैसे आपको मैथ पढ़ना या कैलकुलेशन करना आपके स्वभाव में था, नहीं था। कोई आया आपके स्वभाव में जगाया, स्वभाव में लाया उस टॉपिक को, उस मैथ को। या फिर इंग्लिश बोलना आपके स्वभाव में था, नहीं था। लेकिन कोई टीचर आ करके आपके स्वभाव में इंग्लिश को लाया, इसलिए आज आप इंग्लिश बोल रहे हैं। तो ये स्वभाव में लाना पड़ता है। रूल्स कंपलसरी है क्योंकि फॉर्मल रिसोर्सेस है। और आप ही हम बात किए थे कि औपचारिक जो है हमेशा रूल्स को, सिस्टम को, इन्वायरमेंट को लेके आएगा। तो रूल, सिस्टम, इन्वायरमेंट कंपलसरी है, फॉर्मल रिसोर्सेज में क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो अभी हम बेसिकली बात कर लिए ये स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट कौन सा काम करता है, तो स्टूडेंट सीखने का काम करता है। लेकिन सीखता है दो तरीके से, एक केस में अर्जन, एक केस में अधिगम। दोनों का अर्थ क्या है, सीखना ही है। लेकिन दोनों को सीखने सिखाने का तरीका क्या अलग है। सीटेट आपको कितना बार क्वेश्चन पूछ रखा है
कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। तो भाषा अधिगम और भाषा अंतर में मुख्य अंतर वो परिवेश का है, सीखने सिखाने का तरीके का है। जैसा आप परिवेश देंगे, यहाँ परिवेश दिए डायरेक्टली बिना विदाउट मीडिएटर का तो बच्चा अर्जन किया, यहाँ परिवेश है मीडिएटर का तो बच्चा क्या कर रहा है, अधिगम कर रहा है। तो आज हम टॉपिक पे बात किए हैं पेडागोजी क्या है। तो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी का मतलब शिक्षण का अर्थ होता है सिखाना। सिखाने का काम करते हैं टीचर, और टीचर में सिखाने की कला होता है। और शिक्षण क्या होता है, एक प्रक्रिया में कंप्लीट होता है। वो प्रक्रिया जो होता है, सबसे पहले बच्चे को मोटिवेट किया जाता है किसी टॉपिक के प्रति, और उसके प्रति इंटरेस्ट पैदा किया जाता है, फिर टॉपिक को लाया जाता है। फिर उसके बाद हम बात किए थे शिक्षण की विशेषता पे। फिर हम बात किए थे कि बच्चे का कौन कौन सा काम होता है। तो बच्चे का काम होता है अधिगम और अर्जन, सीखने का काम होता है। 2 केस में बच्चा सीखता है, 2 तरीके से सीखता है। एक केस में अर्जन करता है, अपने आप सीखता है। एक केस में अधिगम करता है, किसी के सहारे सीखता है। दोनों के सीखने में क्या है, अलग अलग अंतर है। तो अर्जन का विशेषता पे हम बात किए थे, सहज होता है, स्वाभाविक होता है, इसमें किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बच्चा अपने स्वभाव से सीखता है, अनायास सीखता है, अपने आप सीखता है। और अधिगम में जो होता है किसी का सहारा लेता है। अधिगम कठिन होता है, इसलिए बच्चों को सहारा की आवश्यकता पड़ती है। स्वाभाविक नहीं होता है, स्वभाव में लाना पड़ता है। तो बेसिकली हम बात आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले टॉपिक हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक।